हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 जो कि है कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस ऑफ द ईयर। इस चैप्टर में जो है हम कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस में ये सारे कंटेंट जो है वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस ऑफ द एक्सटर्नल ईयर के बाद मिडल ईयर और फिर इनर ईयर की करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। मोर एक्सटेंसिव कंजेनाइटल डिफेक्ट्स जो होते हैं ना एक्सटर्नल ईयर के, वो एसोसिएटेड हो सकते हैं मिडल ईयर की भी एनॉमलीज़ के साथ, इनर ईयर की फेस की एनॉमली या लोअर जॉ की एनॉमली। यहाँ पे फॉलोइंग कॉमन कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस हैं एक्सटर्नल ईयर की। सबसे पहले है प्री ऑरिकुलर साइनस या सिस्ट। प्री ऑरिकुलर साइनस जो है ना वो बनता है जब फेलियर हो जाता है ऑफ कंप्लीट फ्यूजन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेकियल आर्क एलिमेंट्स इन द ऑरिकल। ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो ऑरिकल है ये फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेकियल आर्क से बनता है। तो जब उस फर्स्ट और सेकंड ब्रेकियल आर्क की इनकम्प्लीट फ्यूजन होगी या फिर वो फ्यूज़ ही नहीं पाए होंगे, फेलियर हो जाएगा, तो फिर प्री ऑरिकुलर साइनस एक बन जाएगा। अब इस प्री ऑरिकुलर साइनस की जो एक्सटर्नल बाहर की तरफ ओपनिंग होगी ना, वो कहाँ पे होती है? बिटवीन द ट्रैगस एंड क्रस हेलिक्स। ये देखिए, ये ट्रैगस और ये होता है क्रस हेलिक्स, ठीक है। इन इसके और इस ट्रैगस के दरमियान ये इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होगी। अब जो इसके अंदर वाला वो जो ट्रैक है ना, उसमें सिस्ट भी डेवलप कर सकती है। यूजुअली ये सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता, सिवाय एक हमें बस एक ये विजिबल ओपनिंग नज़र आती है फ्रंट ऑफ द ईयर पे, ठीक है। हाउएवर साइनस या ये जो सिस्ट है जो यहाँ पे होगी वो इन्फेक्टेड हो सकती है और फिर वो सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। अगर हम 6.2 में देखें तो यहाँ पे हमें एक इन्फेक्टेड प्री ऑरिकुलर साइनस नज़र आ रहा है, ठीक है। ये अब उसमें इन्फेक्शन हो गया है। फिर कह रहा है कि इन सिम्टम्स में हमें क्या क्या मिलेगा? पेन होगा पेशेंट को, स्वेलिंग होगी जैसे इस फिगर में नज़र आ रहा है, रेडनेस भी, डिस्चार्ज मिलेगा, ठीक है। जब हम इन्फेक्शन को ट्रीट कर लेंगे तो कंप्लीट सर्जिकल एक्सीजन ऑफ द सिस्ट करेंगे, सिस्ट को मतलब सारा एक्सरसाइज करेंगे, और साइनस ट्रैक की भी एक्सीजन कर लेंगे, कंप्लीट सर्जिकल एक्सीजन, ठीक है। पहले लेकिन इन्फेक्शन को सही करना है। अब आते हैं दूसरी एक्सटर्नल ईयर की कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन जो कि अट्रेजिया ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, ठीक है। अट्रेजिया जो है किसी भी ओपनिंग की एब्सेंस हो जाए या नैरोइंग हो जाए तो उसको हम अट्रेजिया कहते हैं, ठीक है। तो अट्रेजिया जो है इसमें कैरेक्टराइज होता है ये बाय नॉन कनालाइजेशन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। ये कनाल जो होती है ना हमारी एक्सटर्नल, उसमें वो कनालाइजेशन ही नहीं होती, ठीक है, मतलब वो बंद होती है कंजेनाइटली। इस फिगर में देखें, ये अट्रेजिया ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल दिखाया गया, ये बिल्कुल ये बंद है एक्सटर्नल कनाल, एब्सेंस है ऑफ द कनालाइजेशन, ठीक है। अच्छा, तो अब जो ये कंडीशन है ना, ये माइक्रोशिया के साथ एसोसिएटेड होती है, यानी इन पेशेंट्स का जो कान है ना वो छोटा होता है। उसके बाद कह रहा है कि वो पेशेंट जिसको कंडक्टिव डेफनेस है तो एग्जामिनेशन पे हमें एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस मिलेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, तो वही बंद है तो उसको कंडक्टिव डेफनेस है, कंडक्शन ही नहीं हो रही साउंड की। इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? हम रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करेंगे ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। रिस्टोरेशन सर्जरी यानी किसी भी पार्ट बॉडी की जो है उसका फंक्शन वगैरह जो लॉस्ट हो चुका है डिजीज़ की वजह से, तो उसको हम रीस्टोर करें, ठीक है। तो वो हम करेंगे। तीसरी डिजीज़ आती है हमारे पास कंप्लीट और पार्शियल एब्सेंस ऑफ द ऑरिकल, ठीक है। पिना की जो एनामलीज होती है ना, वो या तो होती है जब 6 ऑरिकुलर ट्यूबरकल्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट का फेलियर हो जाए, ठीक है। एमडीओ में हमने पढ़ा कि पिना जो है कैसे डेवलप करता है, जो ट्यूबरकल्स पहले होते हैं, तो उन 6 ट्यूबरकल्स की डेवलपमेंट में कोई फेलियर हो जाता है तो पिना की जो है ना डेवलपमेंट में कोई एनामली आ जाती है। एनोशिया क्या है? एनोशिया का मतलब याद रखेंगे, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द पिना इज कॉल्ड एनोशिया, पिना ही ना हो, तो ये इस कंडीशन को भी हम रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी से ट्रीट करेंगे। फिर है एक्सेसरी ऑरिकल। जाहिर सी बात है, एक्सेसरी मतलब एक्स्ट्रा ऑरिकल होगा, कान होगा, ठीक है। जैसा हमने पहले बताया कि पिना जो है वो 6 ट्यूबरकल्स से डेवलप करता है, पहली और सेकंड आर्च से जो बनते हैं, फिर वो साथ में फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि इनमें से एक जो है ना वो फेल कर जाता है, फ्यूज़ नहीं हो पाता, ठीक है, और एक एक्सेसरी ऑरिकल बना देता है, तो उसको भी हम जो है वो सर्जिकल रिमूवल ऑफ दैट पार्ट से ही ट्रीट करेंगे, यानी उसको हम सर्जिकली बस रिमूव कर देंगे। ये देखें, इसमें ये इसका एक्सेसरी ऑरिकल बन गया है पेशेंट का, ठीक है, जो इसका ट्यूबरकल सही से फ्यूज़ नहीं हो पाए और वो अलग से एक कान बन गया है। यहाँ पे हमने बात की थी कि अट्रेजिया हो जाता है तो ये पेशेंट जो एसोसिएट होते हैं माइक्रोशिया के साथ। देखिए, माइक्रोशिया इस तरह से छोटा सा कान होता है पेशेंट का। लास्ट एनामली है हमारे पास, एनामलीज ऑफ द साइज और शेप ऑफ द पिना। अब माइक्रोशिया जो मैंने अभी आपको बताया, मतलब स्मॉल पिना, बैट ईयर या फिर लॉप ईयर जो है ये अनयूजुअली बिग ईयर होता है।
आउटवर्डली प्रोजेक्टिंग पिना होता है उसमें। ये हो गया माइक्रोशिया, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये हो गया बैट ईयर या लोप ईयर भी कहते हैं, जिनका बड़ा कान, ठीक है। तो ये साइज़ की एनॉमलीज होती हैं कान की। ट्रीटमेंट इसका जो है, इसमें प्लास्टिक रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशंस ऑफ मिडल ईयर, ठीक है। तो वेरियस डिग्री ऑफ डेवलपमेंटल फेलियर जो है ऑफ द मिडल ईयर कैविटी एंड ऑसिकल्स, वो हो सकते हैं कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस में, मतलब कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस वो जाके करवा सकते हैं, क्योंकि ऑसिकल्स की कोई एबनॉर्मलिटी है या मिडल ईयर कैविटी की डेवलपमेंट में कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो ये बायलेटरल भी हो सकता है, ये यूनिलेटरल भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो सीवियर जो एबनॉर्मलिटीज़ है हमारी मिडल ईयर क्लेफ्ट की, ये यूजुअली एसोसिएटेड होती है विद द डिफॉर्मिटी ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, मतलब हमें मिडल की भी डिफॉर्मिटीज़ मिलेंगी, एक्सटर्नल की भी मिलेंगी। कब? जब मिडल में हमें कोई सीवियर किस्म की डिफॉर्मिटी मिले, तो इसका मतलब है ज़रूर पेशेंट को एक्सटर्नल में भी कोई मसला है। इनर ईयर जो है वो क्योंकि डिफरेंट ओरिजिन का होता है, तो वो जो है ऑलवेज इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। ओरिजिन ऑफ डिफॉर्मिटीज़ जो है वो जेनेटिक भी हो सकती हैं, टेराटोजेनिक भी डिफॉर्मिटीज़ हमें मिल सकती हैं। अब हम कुछ डिफॉर्मिटीज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ट्रीचर कॉलिन्स सिंड्रोम। ट्रीचर कॉलिन्स सिंड्रोम को हम फर्स्ट आर्क सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट आर्क सिंड्रोम क्यों कह रहे हैं? एक तो ये हेरिडिटरी मेलफॉर्मेशन होती है हमारे लोअर फेस की, जो कि हाइपोप्लास्टिक होती है, टुगेदर विथ वेरिंग डिग्री ऑफ डेवलपमेंटल फेलियर ऑफ द एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर। इट मे बी यूनिलेटरल और बायलेटरल। यानी ये कह रहा है कि ये हाइपोप्लास्टिक हो सकता है, यानी अंडर डेवलप्ड हो सकता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल भी हो सकता है या मिडल वाला भी हो सकता है, ठीक है। इसमें वेरिंग डिग्री की, और ये दोनों कानों में भी हो सकता है, एक कान में भी। लेकिन है क्या है, इसको फर्स्ट आर्क सिंड्रोम भी कह रहे हैं, और ये इसमें लोअर फेस की मेलफॉर्मेशन होती है, हेरिडिटरी है। दूसरी है मिडल ईयर की डिजीज़ एबनॉर्मल ऑसिकल्स। अब हमारी ऑसिकल्स जो होती है ना, ये डिफॉर्म हो जाती हैं, मोस्टली इनकस और मैलियस में मसला होता है, ठीक है। अब ऑसिकल्स जो है ये या तो फ्यूज़ हुई भी होती हैं साथ में, या कभी कभार जो बोनी वॉल होती है ऑफ द मिडल ईयर कैविटी उसके साथ फ्यूज़ हो जाती है, उस बोनी वॉल के साथ, या फिर आपस में हो जाएंगी। अब इसको हम जो है कैसे ट्रीट करेंगे? हम ऑसिकल्स जो डिफॉर्म्ड ऑसिकल्स हैं ना, उनको रिमूव करेंगे, और उसके बाद हम टिम्पेनोप्लास्टी करेंगे, ठीक है। डिफॉर्म्ड वाली निकाल दी, पीछे टिम्पेनोप्लास्टी कर दी। फिर है कंजेनाइटल फिक्सेशन ऑफ स्टेपीज। अब ये भी एक एबनॉर्मलिटी है। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में जो हमारा फुट प्लेट होता है स्टेपीज बोन का, तो वो कंजेनाइटली मतलब बाय बर्थ जो है वो अटैच हुआ होता है, फिक्स हुआ होता है ओवल विंडो के साथ, या फिर ये फ्यूज़ हुआ होता है इनटू द विंडो, ठीक है। वहाँ पे फिक्स हुआ होगा या वहाँ पे फ्यूज़ हुआ होगा। अब इसको जो है हम स्टेपीज मोबिलाइजेशन ऑपरेशन करके और ठीक करेंगे, क्योंकि उसको मोबिलाइज करना होता है ना, इम्पिडेंस वाली मैचिंग करनी होती है, इसका फंक्शन होता है स्टेपीज बोन का। तो वो फिक्स होगी तो वो कैसे होगा? तो हमने स्टेपीज मोबिलाइजेशन ऑपरेशन करना होगा कंजेनाइटल फिक्सेशन ऑफ स्टेपीज में। अदर्स डिजीज़ पे आते हैं, तो अदर जो एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ है ना, वो डेफनेस नहीं करवाती, जो नहीं करवाती वो जो है इनकाउंटर होती हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन इन द मिडल ईयर। मतलब हम मिडल ईयर का जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तब जो है इस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं, हो सकती हैं एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़, जो कि डेफनेस लेकिन नहीं करवाती। जैसे डेहिसेंस ऑफ द फेशियल नर्व कनाल, यानी उसमें कोई बोनी डिफेक्ट आ जाए फेशियल नर्व के कनाल में, या डेहिसेंस इन द फ्लोर ऑफ द टिम्पेनिक कैविटी, ठीक है, उस कैविटी के फ्लोर में कोई आ जाए, या परसिस्टेंट स्टेपीडियल आर्टरी में एक्सेट्रा। तो ये बाकी जो है ना, ऑपरेशन के दौरान भी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, किसकी? मिडल ईयर की। इस फिगर में ट्रीचर कॉलिन्स सिंड्रोम का पेशेंट दिखाया गया। देखें इसमें जो है इसको जॉ की कोई एबनॉर्मलिटी है, और इसके ईयर भी देखें कैसे एबनॉर्मल हमें नज़र आ रहे हैं। उसके बाद है कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशंस ऑफ द इनर ईयर पे अब आ जाते हैं। तो बोनी और मेम्ब्रेनस जो हमारा पार्ट होता है ना लेब्रिंथ का, वो एब्सेंट भी हो सकता है, या उसमें सिर्फ रूडिमेंट्री डेवलपमेंट भी मिल सकती है हमें, ठीक है, यानी थोड़ी बहुत हुई होगी। तो 4 एनाटॉमिकल टाइप्स जो है यहाँ डिस्क्राइब हुई हैं। एक है शेप डिस्प्लेसिया, ये इन्वॉल्व करता है सैक्यूल को और कोक्लिया को, ठीक है, इनमें होगा। और ये जो 70% ऑफ द हेरिडिटरी डेफनेस के केसेस इसकी वजह से होते हैं, शेप डिस्प्लेसिया की वजह से। उसके बाद है नंबर 2 मोंडिनी डिस्प्लेसिया। मोंडिनी डिस्प्लेसिया में क्या होगा कि जो हमारी कोक्लियर डक्ट होती है ना, वो रिड्यूस हो जाएगी टू 1.5 टर्न्स, एंड ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई मे बी एब्सेंट। अब वो ऐसे जो कोक्लियर डक्ट बनती है ऐसे ऐसे करके, उसकी फिर एपेक्स होती है, बेस होती है, तो वो बिल्कुल थोड़ी सी होगी, मतलब
1/2 तक वो रिड्यूस हो जाएगी, वो कोक्लियर डक्ट ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। और उसमें जो ऑर्गन ऑफ कोटा होते हैं ना वो होंगे ही नहीं। तो ये है मोडिनी डिस्प्लेजिया। तीसरी है बिंग सेबिनमैन डिस्प्लेजिया, ठीक है, बिंग सेबिनमैन डिस्प्लेजिया। अब इस कंडीशन में ना हमारा जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है ना वही अंडर डेवलप्ड होगा, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ जो बोनी के अंदर होता है। चौथी कंडीशन है माइकल डिस्प्लेजिया। तो इसमें जो है टोटल एब्सेंस ऑफ द बोनी लेबिरिंथ हमें मिलेगी, ठीक है। माइकल में बोनी लेबिरिंथ नहीं होगा, बिंग सेबिनमैन डिस्प्लेजिया में मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ नहीं होगा, शेप डिस्प्लेजिया में जो है सैक्यूलर कोक्लिया होंगे इन्वॉल्व, और मोडिनी डिस्प्लेजिया में कोक्लियर डक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और ऑर्गन ऑफ कोटा मौजूद ही नहीं होंगे। दैट्स इट। ये है इनर ईयर की कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशंस। ये अच्छी तरह से आपको याद हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम्स भी अच्छी तरह से याद हो। उसके बाद अब हम कुछ आ जाते हैं चैप्टर की समरी और की पॉइंट्स पे। यहाँ पे कह रहा है कि कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशंस जो है ना वो किसी भी पार्ट ऑफ ईयर में हो सकती हैं, जैसा कि हमने देखा। तो एक कंजेनाइटल अनामली जो है वो अनामली इन द अदर पार्ट ऑफ द एयरवे के साथ एसोसिएटेड हो सकती है या कहीं और भी अनामली बॉडी में हमें मिल सकती है। अब अनामलीज जो एक्सटर्नल और मिडल ईयर की हैं वो कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस कराएंगी, जबकि हमें पता है कि कोक्लिया की जो होंगी अनामलीज तो वो परसेप्टिव यानी सेंसरी टाइप ऑफ डेफनेस करवाएंगी। प्री ऑरिकुलर साइनस एक कंजेनाइटल कॉमन एनामली है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एसिम्टोमेटिक रहती है जब तक कि वो उसमें इन्फेक्शन ना हो जाए और फिर सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगी। ये सारा हमने देखा। फिर कह रहा है कि एनामलीज जो वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ द इनर ईयर को इन्वॉल्व करेंगी ना तो उसमें जो सिम्टम्स जो है इतने अपेरेंट नहीं होते। मेलफॉर्मेशन जो हमारे एक्सटर्नल और मिडल ईयर्स को में हो वो ट्रीट की जाती हैं रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी से। डेफनेस जो कि कॉक्लियर मेलफॉर्मेशन की वजह से हो उसको या तो हम हेयरिंग एड दे के सही करेंगे या हम कॉक्लियर इम्प्लांट लगाएंगे, ठीक है, या हेयरिंग एड जैसे डिवाइसेस आती हैं सुनने में वो मदद देती है वो लगाएंगे। अब बीसी क्यों कर लेते हैं। हमने पढ़ा प्री ऑरिकुलर साइनस जो है वो रिजल्ट करता है फ्रॉम फेलियर ऑफ कंप्लीट फ्यूजन बिटवीन ब्रेकियल आर्क्स, ठीक है। तो कौन सी ब्रेकियल आर्क्स रिस्पॉन्सिबल होती है इस कंडीशन में। तो इसका आंसर है ए, फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेकियल आर्क। फिर एक 10 साल लड़की जो है उसको डायग्नोज किया गया प्री ऑरिकुलर साइनस के साथ और उसको दोनों साइड्स पे था। तो अब हम कहाँ पे उसकी एक्सटर्नल साइनस ओपनिंग हमें कहाँ मिलेगी, कहाँ देखेंगे हम। तो उसका आंसर है बी, इन फ्रंट ऑफ द क्रस हेलिक्स। ये ज़्यादातर इन फ्रंट ऑफ द क्रस हेलिक्स होता है, ट्रैगस और क्रस हेलिक्स के बीच में हमने पढ़ा। फिर एक 12 साल का लड़का आया, उसको हिस्ट्री थी रिकरेंट इन्फेक्शन की उसके प्री ऑरिकुलर साइनस में राइट साइड पे। अब जब वो प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम के साथ आया तो उसका साइनस इन्फेक्टेड नहीं था। तो इसमें हम फर्दर मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर है रेगुलर फॉलो अप टिल द एज ऑफ 18। सॉरी ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर ए है कि हमने इसमें सर्जिकल एक्सीजन करनी है साइनस ट्रैक की, ठीक है, उसका ट्रैक ही हमने उसका एक्सरसाइज कर देना है। ओपनिंग की भी सर्जिकल एक्सीजन करेंगे और पूरा ट्रैक की भी एक्सरसाइज कर देंगे। लास्ट पीसीक्यू है कि व्हाट इज़ द नेम फॉर ट्रीचर कॉलिन सिंड्रोम, अदर नेम, उसका अदर नेम है फर्स्ट आर्क सिंड्रोम, क्योंकि इसमें वो मसला होता है, वो मेलफॉर्मेशन होती है जो उन स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करती है, उन स्ट्रक्चर्स में मतलब मेलफॉर्मेशन होती है जो कि फर्स्ट आर्क से बनते हैं, इसलिए इसका नाम है फर्स्ट आर्क सिंड्रोम। दैट्स इट, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अब स्टार्ट कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 जो कि है इंजरीज इन्वॉल्विंग द ईयर, ठीक है। इंजरीज इन्वॉल्विंग द ईयर में हम जो है सबसे पहले हमारा टॉपिक है इंजरीज जो कि एक्सटर्नल ईयर को इन्वॉल्व करें। अब सबसे पहली डिजीज़ हम पढ़ लेते हैं, इंजरी है हेमाटोमा ऑफ द पिना। अब पिना में हेमाटोमा कैसे होगा, अगर तस्वीर को भी आप साथ साथ देखते जाएं तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ब्लो हमारे पिना पे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो ब्लड वेसल होती है ना पेरिकॉन्ड्रियम में वो रप्चर हो जाएंगी। अब उनके रप्चर होने की वजह से ब्लड जो है इस पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर ही एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है। हेमाटोमा या फिर सीरियस इफ्यूजन जो है ना ये कभी कभार जो बूढ़े एल्डरली पेशेंट होते हैं ना उनमें स्पॉन्टेनियसली हो जाती है, ठीक है। और अगर हमने इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया तो इस कार्टिलेज की ना नेक्रोसिस हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कार्टिलेज जो होता है ना इसको अपनी न्यूट्रिशन मिलती ही पेरिकॉन्ड्रियम से है। नेक्रोस कार्टिलेज जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा और रिप्लेस हो जाता है फाइब्रस टिश्यू के साथ। अब उसकी वजह से जो है ना एक बहुत ही बुरा किस्म का बैडली डिफॉर्म्ड लोब्यूलेटेड ऑरिकल बन जाएगा जिसको हम कहते हैं कॉलीफ्लावर ईयर। इस पिक्चर में देखिए यहाँ पे ये हमें कॉलीफ्लावर ईयर नज़र आया, बॉक्सर्स ईयर भी कहते हैं हम इसको। तो ये जो है इसमें नेक्रोसिस वगैरह होने के बाद जो जब स्कार वगैरह बना, जब हेमाटोमा हुआ तो उसमें फिर दोबारा से फिर हीलिंग की तरफ आया तो फिर फाइब्रस टिश्यू बन के स्कार बन गया है।
जो कॉलीफ्लावर ईयर है। यानी नेक्रोज कार्टिलेज जो है ना वो फिर रिप्लेस हुआ फाइब्रस स्कार से और फिर ये इस तरह का कॉलीफ्लावर ईयर बना। अब ये कंडीशन जो है ना वो बॉक्सर्स में बहुत कॉमन है क्योंकि उनको रिपीटेड ट्रॉमा हो रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम हमने बॉक्सर ईयर भी रखा है। इसको बॉक्सर्स ईयर या कॉलीफ्लावर ईयर कहा जाता है, ठीक है, हेमाटोमा के बाद डेवलप होने वाली ये कंडीशन। अब जो छोटा सा हेमाटोमा होता है या फिर सीरस इफ्यूजन जो होती है उसको हम एक वाइड बोर नीडल के साथ एस्पायरेट कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर अगर वो बहुत ही बड़ा है हेमाटोमा तो इंसिजन और ड्रेनेज करनी पड़ेगी इस केस में हमें, वरना तो हम एक छोटी सी नीडल से भी वाइड बोर नीडल से कर सकते हैं एस्पायरेट। पिन्ना को जो है फिर हम कंप्रेस करेंगे स्प्लिंट्स के साथ और फिर उसकी ड्रेसिंग भी कर देंगे, ठीक हो गया। दूसरी डिजीज़ पे आ जाते हैं फ्रॉस्ट बाइट। बहुत ज़्यादा ठंड से जब एक्सपोजर होता है तो पिन्ना की जो ना फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है। तो शुरू में ये रेड या ब्लू कलर का नज़र आ रहा होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ना वाइट सा हो जाता है। उसके बाद पूरा का पूरा जो कान है वो सूज जाएगा और बहुत उसमें दर्द होगा और फाइनली गैंग्रीन होना शुरू हो जाएगी हमारे पिन्ना की। अब जब शुरू वाले स्टेज अर्ली स्टेज होते हैं ना फ्रॉस्ट बाइट के, तो उसमें हम अगर जेंटल रीवार्मिंग करें तो सही हो सकता है। हमने उसमें जेंटल रीवार्मिंग करनी है, उसको गर्म करना होता है इस एरिया को। और जो लेटर स्टेज होते हैं गैंग्रीनस पोर्शन जो है उसको हमने फिर सर्जिकली रिमूव करना होता है। उसके बाद उसका कोई हल नहीं होता, सर्जरी के थ्रू हमने निकाल देना होता है गैंग्रीन वाला पोर्शन। ये हो गया फ्रॉस्ट बाइट। फिर है लेसरेशंस एंड कट। सारी डिग्रीज़ की जो लेसरेशंस और कट्स होते हैं ना वो हमारे पिन्ना पे इनकाउंटर होते हैं और एक्सटर्नल यूरिनरी कनाल पे भी। तो उनको हम प्राइमरी सूचरिंग की मदद से सही करते हैं या हम रिकन्स्ट्रक्शन कर लेते हैं लेटर ऑन अकॉर्डिंगली। विद 7.3 फिगर में देखिए यहाँ पे कट्स हैं पिन्ना पे आफ्टर अ डॉग बाइट, इस वाले में। अब इसमें ए वाले में हम बिफोर प्राइमरी रिपेयर हमें इस तरह का नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें हमने सूचर वगैरह करके ये आफ्टर द प्राइमरी रिपेयर हमने कर लिया तो हमें ये सूचरिंग नज़र आ रही है, ठीक है, पिक्चर में। तो हम रिकन्स्ट्रक्शन या प्राइमरी सर्जरी कर सकते हैं। अब दूसरी है कंडीशन फॉरेन बॉडी इन द ईयर। अब ये भी एक इंजरी है एक्सटर्नल ईयर की। देखिए फॉरेन बॉडीज़ जो है वो एनिमेट भी हो सकती हैं, यानी जानदार, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, कीड़े वगैरह, या इनएनिमेट यानी वो इस तरह की बॉडीज़ जो कि यूजुअली बच्चे अपने कान में डाल लेते हैं या जो पागल लोग होते हैं मेंटली रिटार्डेड वो अपने कान में खुद ही डाल लेते हैं, ठीक है। अब इनएनिमेट में जो बॉडीज़ जो होती है ना वो हाइग्रोस्कोपिक होती है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो पानी को अब्जॉर्ब करे। जैसे कोई बीज डाल दिया किसी बच्चे ने, कोई एप्पल वगैरह का कोई भी बीज, तो वो हाइग्रोस्कोपिक है। और कुछ फॉरेन बॉडीज़ जो इनएनिमेट है वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक भी होती है, यानी इनएनिमेट की ये दो टाइप्स हैं। अब नॉन हाइग्रोस्कोपिक में जो अब्जॉर्ब ना करें वाटर को, जैसे मेटल हो गया, प्लास्टिक या अदर कोई मटेरियल। जो हाइग्रोस्कोपिक फॉरेन बॉडी है ना वो पानी को अब्जॉर्ब करेगी और मॉइस्चर जो है वो कनाल में प्रेजेंट होता है, उस मॉइस्चर को जो है ना वो अब्जॉर्ब कर लेगी, फिर वो स्वेलअप हो जाएगी और कनाल में इम्पैक्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन करवा देगी, ठीक है। इस्थमस जो होता है ना हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल का वो बहुत ही नैरोवेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द फॉरेन बॉडीज़ जो है वो उस इस्थमस में ही इम्पैक्ट हो जाती है, वहाँ पे मतलब फंस जाएंगी, ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगी कनाल को। तो हमने टाइप से कि फॉरेन बॉडी के एनिमेट में इंसेक्ट्स, इन एनिमेट में हाइग्रोस्कोपिक सीड, पीनट, बीटल नट, नॉन हाइग्रोस्कोपिक में बटन्स, प्लास्टिक बीड्स, रबर, स्टोन्स, मेटल पीसेस एक्सेट्रा। अब क्लिनिकल फीचर्स देखें तो हमने एक तो हिस्ट्री लेनी है फॉरेन बॉडी को कान में इंट्रोड्यूस करवाने की, जो कि हिस्ट्री हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है, यानी खुद ही आ सकती है कोई इंसेक्ट वगैरह कान में, ठीक है। तो सिम्टम्स जो होते हैं ना फॉरेन बॉडी के वो डिपेंड करते हैं कि किस तरह की फॉरेन बॉडी है और उस फॉरेन बॉडी टाइप पे और साइज़ ऑफ द फॉरेन बॉडी पे जो है ना वो सिम्टम डिपेंड करेंगे, यानी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है फॉरेन बॉडी, किस तरह की है, वो शार्प है, ब्लंटेड है, तो उस तरह से इंजरी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो उस तरह से सिम्टम होगी। डेफनेस जो है वो तब होगी जब कनाल जो है टोटली ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो पेशेंट को डेफनेस की कंप्लेन होगी। पेन तब होगा अगर वो फॉरेन बॉडी इम्पैक्टेड है, कहीं फंसी हुई है। टिनाइटस और जो रिफ्लेक्स कफ है ये भी हो सकती है। रिफ्लेक्स कफ वगैरह क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी एयर में वैगस नर्व होती है, उसकी स्टिमुलेशन की वजह से जो है वो कफ प्रोड्यूस होगी। समटाइम्स ब्लीडिंग भी हो सकती है फ्रॉम द एयर, या क्लॉट्स भी हमें मिल सकते हैं क्योंकि प्राइमरी इंजरी होती है, या इंजरी ड्यू टू अटेम्प्ट टू रिमूव द फॉरेन बॉडी बाय द पेशेंट या अदर्स, उसको रिमूव करने की कोशिश में भी इंजरी हो सकती है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं फॉरेन बॉडी इन द एयर के, कि यूजुअली जो बच्चे होते हैं या मेंटली रिटार्डेड पर्सन वो डाल लेते हैं अपने कानों में।
हिस्ट्री हम लेंगे फॉरेन बॉडी इंट्रोडक्शन की, पेन मिलेगा हमें, डेफनेस पेशेंट में होगी, टिनाइटस, रिफ्लेक्स कफ, ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर्स। उसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट पे। अब कैसे हम इस फॉरेन बॉडी को निकालेंगे? एक तो मेथड जो है ना रिमूवल का, वो डिपेंड करता है साइज़ क्या है फॉरेन बॉडी का, ठीक है, उसकी साइड कहाँ पे है, वो टाइप क्या है, किस तरह की फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है। अब रिमूवल जो है जनरल एनेस्थीसिया के अंडर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है बच्चों में, और जो सेंसिटिव एडल्ट्स हैं उनमें हम जनरल एनेस्थीसिया दे के फिर निकालेंगे। स्मूथ और राउंडेड जो फॉरेन बॉडीज़ होती हैं उनको हम इस रिंग प्रोब की मदद से भी निकालते हैं, ठीक है। फोर्सेप्स जो है वो हमें इतने नहीं चाहिए होते, ज़रूरी नहीं है फॉरेन बॉडीज़ को निकालने के लिए, जैसा कि क्योंकि जो फोर्सेप होता है ना वो पुश कर सकता है फॉरेन बॉडी को फर्दर इनसाइड, वो और अंदर जा सकती है। अब जो एनिमेट बॉडीज़ होती हैं जैसे कि कीड़े वगैरह में हो गया, मच्छर हो गया, तो उसको हम मार सकते हैं कैसे? पहले तो हम इंस्टिल करेंगे स्पिरिट या ऑयल को, या क्लोरोफॉर्म के जो ड्रॉप्स हैं ना वो हम डालेंगे कान में बिफोर सिरिंजिंग। सिरिंजिंग से पहले हम ये इंस्टिल करेंगे, स्पिरिट हो गया, ऑयल हो गया, या क्लोरोफॉर्म। अब स्मॉल पीसेस फॉरेन बॉडीज़ के हैं जो वो हम रिमूव कर सकते हैं सक्शन के ज़रिए। अब बहुत ही रेयरली ये मुश्किल होता है या इम्पॉसिबल होता है कि हम ना फॉरेन बॉडी को मीटिस से रिमूव करें, क्योंकि साइट ऑफ इम्पैक्ट और स्वेलिंग है इन द कनाल। मतलब ये इम्पॉसिबल नहीं होता, ये रेयरली ऐसा होगा कि मतलब स्वेलिंग की वजह से हम रिमूव नहीं कर पा रहे कि कनाल में स्वेलिंग है, ये साइट ऑफ इम्पैक्ट। तो इस तरह की जो फॉरेन बॉडीज़ हैं उनको हम ना एक पोस्ट ओरल इंसीजन लगाते हैं कान के पीछे की तरफ, कट लगा के, इंसीजन लगा के, और फिर वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द कनाल, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो कनाल है ना, असल वाली जो एक्सटर्नल कनाल, वहाँ पे कोई ना स्वेलिंग हो गई है, वो फॉरेन बॉडी वहाँ इतनी फंस गई है, स्ट्रक हो गई है कि वहाँ पे स्वेलिंग भी हो गई है और हम निकाल नहीं पाए। तो फिर हम पोस्ट ओरल से इंसीजन लगा के और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द कनाल से जो है हम फॉरेन बॉडी को निकाल सकते हैं। ये भी एक मेथड है। तो इस पिक्चर में मेनली जो है वो राउंडेड फॉरेन बॉडी को हम रिंग प्रोब की मदद से निकाल रहे हैं। इसमें एक इस तरह का एंड होता है, ये जो है इसको ऐसे ड्रैग करेगा ये प्रोब, ठीक है, फॉरेन बॉडी को बाहर की तरफ। तो ये हो गया ट्रीटमेंट। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है इंजरीज इन्वॉल्विंग द मिडल ईयर। मिडल ईयर को कैसी इंजरीज होती हैं? सबसे पहली है ट्रॉमेटिक रप्चर ऑफ द ईयर ड्रम। रप्चर या परफोरेशन हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की जो है ना वो कौन से ट्रॉमा से हो सकता है देखते हैं। एक तो फॉरेन बॉडी, स्पेशली कोई बहुत नोकीली फॉरेन बॉडी, शार्प किस्म की हो, तो वो हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को परफोरेट या रप्चर कर सकती है। दूसरा, अनस्किल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से एंड सिरिंजिंग ऑफ द ईयर। स्किलफुल पर्सन ना हो, ऐसे ही कोई कर रहा हो, तो वो रप्चर कर सकता है मेम्ब्रेन को। सडन एयर कंप्रेशन में ऐसा होता है कि जैसे कि कोई ज़ोर से अगर थप्पड़ मार दे कान की तरफ, तो परफोरेट हो सकता है एयर ड्रम। बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से, रैपिड डिसेंट अगर नीचे की तरफ हम आए नॉन प्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट में, तो इसमें जो है सडन एयर कंप्रेशन की वजह से हो सकता है परफोरेशन। दूसरा है सडन फ्लूइड कंप्रेशन एज अकर इन द अंडर वाटर स्विमिंग विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्शन, तो उसमें फ्लूइड कंप्रेशन होती है। फ्लूइड जो है वो कंप्रेस होके कंप्रेशन फोर्स देगा हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे और उसको परफोरेट कर देगा। टेम्पोरल बोन का अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उससे भी परफोरेशन होगी। फोर्सफुल इन्फ्लेशन हम करें ऑफ द मिडल ईयर बाय वेल्सल्वा मैन्यूवर, स्पेशली इफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज थिन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ही थिन है और ऊपर से वेल्सल्वा मैन्यूवर करके फोर्सफुल इन्हेलेशन करें हम, इन्फ्लेशन तो मिडल ईयर की, तो उससे भी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो फट सकती है। अब पेशेंट आएगा हमारे पास, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा हुआ है उसको कान में कोई ट्रॉमा वगैरह, और उस ट्रॉमा की वजह से जो है वो बहरा हो गया, उसको टिनाइटस भी हो रहा है, उसको ब्लीडिंग भी हो रही है, और कभी कभी उसको ना चक्कर आते हैं, वर्टाइगो भी होता है। तो इस तरह से हमारे पास वो पेशेंट आएगा। जब हम एग्जामिनेशन करेंगे ना तो हमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर्ड मिलेगी, कंजेस्टेड होगी, और उसके ना इरेगुलर मार्जिन्स होंगे। इस फिगर में देखिए यहाँ पर ट्रॉमेटिक परफोरेशन दिखाई गई है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की, विथ ब्लड क्लॉट भी हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। फ्रेश ब्लीडिंग या ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में भी हमें मिल सकते हैं, क्योंकि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फट गई है तो वहाँ पे बाहर आ सकता है ब्लड वगैरह। अब इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या आता है कि हमने एक तो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देने हैं ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। एयर ड्रॉप्स जो होते हैं ना वो याद रखिएगा कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं इस तरह के केसेस में।
इसके अलावा स्विमिंग, ड्राइविंग हो गई, वेल्सल्वा मैन्योवर जो है ना, इसको हमने लाजमी अवॉइड करना है ताकि इन्फेक्शन जो है ना वो मिडल ईयर में ना चला जाए, उससे प्रिवेंट करना है। ये चीज़ें जो है अवॉइड करनी है, स्विमिंग, ड्राइविंग एंड वेल्सल्वा मैन्योवर। प्लगिंग ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल जो है हम एडवाइस करेंगे बाय स्टेराइल लुब्रिकेटेड स्वाब ड्यूरिंग बाथ टू अवॉइड एंट्री ऑफ वाटर इनटू द मिडल ईयर। हमने मतलब पेशेंट को कहना है कि कान में अब पानी ना जाए किसी भी तरह के, तो हमने उससे लुब्रिकेटेड स्वाब जो है ना, स्टेराइल लुब्रिकेटेड, वो दे के और उसके जो कान है उसको बंद करना है, उसको प्लग करना है, ठीक है, स्पेशली बाथ के दौरान। बहुत सी जो ट्रोमेटिक परफोरेशंस होती है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, वो खुद ही ठीक हो जाती है, हील कर जाती है स्पॉन्टेनियसली। मायरिंजोप्लास्टी की जाती है, ये सर्जरी है मायरिंजोप्लास्टी। अगर परफोरेशन जो है वो 4 से 6 हफ्तों के बाद भी खुद ही ठीक नहीं हो रही तो फिर हम मायरिंजोप्लास्टी करेंगे 4 से 6 हफ्तों के बाद। अब हमने ट्रीटमेंट देखा ट्रॉमेटिक रप्चर ऑफ द ईयर ड्रम का, एक तो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक, ईयर ड्रॉप्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, स्विमिंग नहीं करनी, ड्राइविंग नहीं करनी, वेल्सल्वा मैन्योवर नहीं करना, प्लग करना है कनाल को नहाते वक्त, और मायरिंजोप्लास्टी जो है अगर परसिस्टेंट परफोरेशन है तो मायरिंजोप्लास्टी करेंगे। अब आते हैं नंबर 2 जो कि सेकंड डिजीज़ है मिडल ईयर की, ट्रॉमेटिक। यह है ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन ऑफ द ऑसिक्यूलर चेन। देखिए डिसलोकेशन या डिसकनेक्शन हमारी ऑसिक्यूलर चेन का कॉज होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रॉमा टू द हेड एंड टेम्पोरल बोन, या सर को लगे चोट या टेम्पोरल बोन को, वो डायरेक्ट भी हो सकता है इंडायरेक्ट भी। अब इनकस और स्टेपीज़ के दरमियान का जो इंक्यूडोस्टेपीडियल जॉइंट होता है ना, वो ज़्यादातर डिसलोकेट हो जाता है, मोस्ट कॉमन साइट है इसकी, ठीक है। पेशेंट आएगा हमारे पास कि उसको ट्रॉमा की हिस्ट्री है, उसके बाद उसको मॉडरेट टू सीवियर डेफनेस हो गई, वो बहरा हो गया। अब एग्जामिनेशन पे हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आएगी। प्योर टोन ऑडियोमेट्री जो टेस्ट मैंने आप लोगों को बताई वो हम करेंगे, और इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री जो है वो हमें कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस हमें मिलेंगे उन दोनों में। प्योर टोन ऑडियोमेट्री पे हमें जो है कंडक्टिव डेफनेस मिलेगी विथ एयरबोर्न गैप भी होगा। On impedance, there is high peak compliance curve with normal mid